जारी है केजरीवाल के खुलासे। वाड्रा और खुर्शीद के बाद अब गडकरी की हो सकती है बारी। केजरीवाल और आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया की कॉन्फ्रेंस आज। राम जेठमलानी ने भी साधा गडकरी पर निशाना, कहा मेरे पास भी है सबूत, अगर दोषी हुए तो छोड़ना पड़ेगा अध्यक्ष पद। पीएम मनमोहन सिंह से मिले कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी। संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर हुई चर्चा, राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं राहुल। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के तबादले पर हरियाणा सरकार ने दी सफाई, कहा तबादले के पीछे नहीं कोई दुर्भावना। और रेप पीड़ितों से मिलने पहुंचे 30 सांसदों का हरियाणा में विरोध, सरकारी रवैये से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। सियासी राह पर आगे बढ़ने का ऐलान कर चुके अरविंद केजरीवाल इन दिनों किसी जासूसी धारावाहिक के नायक सरीखे दिख रहे हैं। पिछले दिनों रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ उनके खुलासे ने सरकार की नींद हराम कर रखी थी, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ उनके एक तरफे मोर्चे ने कांग्रेस को हलकान कर रखा है। और इन सबके बीच केजरीवाल ने आज 5 बजे एक नए खुलासे का ऐलान किया है। हालांकि फिलहाल उन्होंने इसके लिए किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि उनके हमले की जद में इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी है। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं सियासत। और सियासत में आज हम बात कर रहे हैं एक नए केजरीवाल की। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ बीजेपी से ही आवाजें उठने लगी हैं। राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी ने कहा कि गडकरी के खिलाफ उनके पास भी कई अहम और पुख्ता सबूत हैं और गडकरी पर आरोप साबित होते हैं तो उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो बाहर से विरोध झेल रहे गडकरी को अब अपनी पार्टी के लोगों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। बीजेपी की ओर से सांसद राम जेठमलानी, जो कि जाने माने वकील भी हैं, अब वो खुद कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी उनके पास गडकरी के खिलाफ सबूत हैं और अगर वाकई में नितिन गडकरी दोषी साबित होते हैं तो नितिन गडकरी को अपना अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा। केजरीवाल ने भी नितिन गडकरी के बारे में खुलासा करने की बात कही थी। आज 5 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किससे जुड़ी होगी इसके बारे में चर्चा नहीं की गई थी। हालांकि अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि इस बार जो बड़ा खुलासा केजरीवाल कर सकते हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के बारे में हो सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता और टीम केजरीवाल का हिस्सा अंजलि दमानिया, जिन्होंने ये कहा था कि सिंचाई घोटाले से जुड़ी जानकारी वो गडकरी के पास पहुंची थी लेकर उन्होंने कहा था कि इसके बारे में खुलासा किया जाए, लेकिन गडकरी ने अपने आपसी रिश्तों का हवाला देते हुए कहा था कि इस मसले को दबा ही रहने दिया जाए तो बेहतर है और कार्रवाई न करने की बात कही थी। उसके बाद आज 5 बजे क्या कुछ कहते हैं केजरीवाल, इसका इंतजार राजनीतिक दिग्गजों को तो है ही, साथ ही राम जेठमलानी को भी है। जेठमलानी को चिट्ठी की जानकारी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं गडकरी। हालांकि राम जेठमलानी ने साफ किया कि उनके पास भी कुछ ऐसे सबूत हैं जो गडकरी के खिलाफ हैं और वो इन सबूतों को लोगों के सामने भी लाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर दोषी साबित हुए गडकरी तो उन्हें स्वेच्छा से नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ देना चाहिए। वाड्रा और खुर्शीद पर सीधा हमला करने के बाद अब टीम केजरीवाल बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ आरोपों की बौछार करने वाली है। लगातार हो रहे हमलों से बैकफुट पर चल रही कांग्रेस को बीजेपी के इन खुलासों से पलटवार करने का मौका मिल सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल की ओर से गडकरी पर आज होने वाले गंभीर खुलासों की चेतावनी के मद्देनजर पार्टी ने भी प्रवक्ताओं की फौज मुस्तैद कर ली है। सलमान खुर्शीद के इस्तीफे की मांग और रॉबर्ट वाड्रा के जमीनी सौदों पर बवाल मचा चुके अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी आलाकमान गडकरी को निशाने पर लेने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि केजरीवाल इसकी शुरुआत नितिन के बारे में बड़े खुलासे के साथ करेंगे। इससे पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने 3 हफ्ते पहले गडकरी पर महाराष्ट्र के 70 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले को दबाने का आरोप लगाया था। अंजलि के मुताबिक सिंचाई घोटाले में बीजेपी सांसद अजय संचेती और एनसीपी नेता अजीत पवार शामिल हैं।
जब वो इस मामले को लेकर गडकरी के पास गई तो उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया और उन्हें मामले में आगे नहीं बढ़ने को कहा। हालांकि नितिन इस आरोप को खारिज कर चुके हैं। दरअसल गडकरी पर महाराष्ट्र में चीनी मिलों के आवंटन में भी साठगांठ का आरोप लगाया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि इसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के साथ कई बड़े नेताओं के करीबियों को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि एक भी चीनी मिल किसी आम आदमी को नहीं दी गई, केवल नेताओं को चीनी मिलें दी गई, जिनमें केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार, पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, सीनियर बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे और बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी शामिल हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल पहले ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान कर चुके हैं और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी से कांग्रेस पर हमला बोलने के सारे मुद्दे छीन चुके हैं। बहरहाल गडकरी को लेकर केजरीवाल का ये बड़ा खुलासा अब बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलों को लेकर आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मुश्किल होगा बीजेपी के तमाम लोगों को जवाब देना, चाहे उनके प्रवक्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे पूर्व मंत्री रहे हो या खुद नितिन गडकरी हो, क्योंकि अब जब केजरीवाल खुलासा करेंगे और अगर ये खुलासा जाहिर तौर पर नितिन गडकरी के बारे में हुआ तो आफत बढ़ेगी, मुश्किल बढ़ेगी। बीजेपी जो कांग्रेस के खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ कहती आई है, कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर प्रचार प्रसार करती आई है, उसे भी इन मसलों को संभालना अब और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अंजलि दमानिया के खुलासे के बाद अब केजरीवाल ने कहा था कि वो नितिन गडकरी के बारे में भी एक बड़ा खुलासा करेंगे। आज शाम 5 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे कि वो बड़ा खुलासा क्या है, जिस पर अब तक सस्पेंस कायम है। जानकारों के मुताबिक ये जो खुलासा केजरीवाल करने वाले हैं वो नितिन गडकरी के बारे में हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को नितिन गडकरी या फिर बीजेपी पर पलटवार करने का मौका मिलेगा और जो हालात बनेंगे दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए, जिस तरीके से छवि दोनों की ही धूमिल होगी इस मामले के सामने आने के बाद, उससे लगता है कि जनता को जो तीसरा विकल्प दिखाने की केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, उनकी ये जो पॉलिसी है उसमें भी किसी हद तक वो कामयाब हो जाएंगे अगर आज नितिन गडकरी के खिलाफ वो इस तरीके के खुलासे कर पाते हैं। हालांकि बाहरी लोगों का विरोध झेल रही बीजेपी को अब अपने भी लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि राम जेठमलानी जो पार्टी में एक दिग्गज नेता के तौर पर अपनी साख रखते हैं, दमदार छवि वाले हैं, राम जेठमलानी जाने माने वकील हैं, बीजेपी की तरफ से सांसद भी हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि उनके पास भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ सबूत है, ऐसे सबूत जो साबित कर देंगे कि नितिन गडकरी कुछ हद तक इस तरीके के घोटालों में शामिल थे और मंशा उनकी अच्छी नहीं थी। अगर राम जेठमलानी उन तथ्यों को मीडिया के सामने लाते हैं या जनता के सामने लाते हैं तो मुश्किल बढ़ना तय है नितिन गडकरी की भी और उन तमाम लोगों की जो बीजेपी में अभी नितिन गडकरी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, क्योंकि नितिन गडकरी का पीआर वर्क जिसे कहा जाए वो बहुत बेहतर है और इसी पीआर वर्क के चलते इस बार पार्टी संविधान में ये भी प्रस्ताव पास कराया गया कि नितिन गडकरी या किसी भी अध्यक्ष को दोबारा भी वही पद संभालने का मौका मिल सकता है, जो कि नितिन गडकरी को मिला भी। और इस वक्त अरुण हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। अरुण, बड़ा खुलासा कर सकते हैं केजरीवाल, इस तरीके की उम्मीद है। अगर वो नितिन गडकरी के बारे में आज कुछ कहते हैं और राम जेठमलानी जैसा कह रहे हैं कि उनके पास भी कुछ तथ्य हैं, तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी बीजेपी। जी देखिए, ये सही है कि आज अरविंद केजरीवाल जो है शाम को एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज पहले ही साफ कर दी है। उन्होंने पहले तो कांग्रेस को पूरी तरह से घेर रखा है, कोई भी करप्शन का केस हो, कोई भी चार्ज हो, वो उस पर हमला बोल देते हैं। अब लग रहा है कि बीजेपी की बारी है और उन्होंने जो आज पहले ये खुलासा पिछले कल करना था, लेकिन जब उनका आखिरी दिन था जिसमें उनका आंदोलन खत्म हुआ, उन्होंने कहा कि हम इसको आज इसका खुलासा करेंगे। तो आज 5 बजे जो है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 5 बड़े नेताओं का खुलासा भी हो सकता है आज। तो सिर्फ गडकरी नहीं हो सकता है कि और भी कोई अन्य नेता यहाँ पर उनके घेरे में आ सकते हैं। तो ये बड़ी आज चुनौती होगी बीजेपी के लिए कि वो किस तरह से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नितिन गडकरी उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ कह सकते हैं, उसके जो केजरीवाल कहेंगे उसके बाद। बिल्कुल अरुण, क्या ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है? क्योंकि बहुत चेज किया गया था अरविंद केजरीवाल को एक समय पर कि आइए आप भी पॉलिटिक्स में आइए, मंच से भाषण देने से बात नहीं बनती, अनशन उपवास से बात नहीं बनती। तो अब केजरीवाल एक पॉलिटिक्स चल रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने से काम नहीं चलेगा। अगर कांग्रेस को बदनाम किया जाए तो लोग बीजेपी की तरफ झुकेंगे, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये दोनों जो बड़े दल हैं इनका सच सामने लाओ, दोनों से ही भ्रष्ट नेताओं को जनता के सामने खड़ा करो, ताकि केजरीवाल की पार्टी के लिए जो विकल्प बनता है वो कहीं ना कहीं वो सीन में एडजस्ट हो जाए तीसरे विकल्प के तौर पर। क्या ये केजरीवाल की तरफ से पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से वो भंडाफोड़ करने में लगे हैं सबका?
जी, अगर हम बात करें, क्योंकि ये सवाल आपने ठीक कहा कि ये सवाल काफी उठ रहा था कि केजरीवाल पूरी तरह से कांग्रेस के ऊपर ही, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज वो खुलासा करने वाले हैं, इससे उन्होंने ये चीज वो साफ करना चाहते हैं कि हम ना सिर्फ कांग्रेस के ऊपर जो भी भ्रष्टाचार फैला रहा है हम उसके अगेंस्ट है, और कहीं ना कहीं ये चीज जो है उनकी पार्टी जो वो जिन्होंने लॉन्च कर दी, वैसे उसका नाम नहीं है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक सहायक के रूप में कार्य कर सकता है कि बीजेपी के अगर वो आज कुछ पुख्ता सबूत आज पेश करते हैं, चाहे वो नितिन गडकरी या किसी भी नेता के ऊपर आज कुछ सबूत अच्छे दे देते हैं, तो ये बीजेपी एक बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। क्योंकि नितिन गडकरी ने हाल ही में जो है उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यभार दूसरी बार संभाला है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह के आरोप और क्या आरोपों का जो खुलासा होता है, और उसके बाद बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी रहती है या किस तरह की वो बयानबाजी करते हैं, देखने लायक होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका। तो हो सकता है ये केजरीवाल का पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स हो। कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा झुंझुला जाता है और किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चेज किया जाता है, तो शायद वो उस हद तक उसको लेकर तैयार कर लेता है खुद को कि अब तो करके दिखाना है। और जो करके दिखा रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं, जो दोनों ही सबसे बड़े जो राष्ट्रीय दल है इस देश के, दोनों से जो भ्रष्टाचारी हैं, जो इस तरीके के मामले में इन्वॉल्व है, उन तमाम नेताओं को, चाहे वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चाहे पूर्व सांसद हैं, चाहे किसी भी बड़ी पदवी पर है, उनका भंडाफोड़ करने में लगे हुए हैं। खैर, इंतजार रहेगा हम सभी को कि 5 बजे केजरीवाल क्या कुछ कहते हैं अपने इस बड़े खुलासे में। और सियासत में अब बात करेंगे आईएएस अधिकारी अशोक खेमकाकर सरकार की सफाई की। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के तबादले का आईएसी ने लेकर विपक्ष ने सरकार से इस फैसले की कड़ी निंदा की, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने अब इस पर अपनी सफाई पेश की है। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के सौदे की जांच करने वाले आईएएस अधिकारी के तबादले के बाद सवालों के घेरे में आई हरियाणा सरकार ने अपनी सफाई पेश की है और कहा है कि तबादले के इस निर्णय के पीछे कोई दुर्भावना नहीं है और न ही उसने अधिकारी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि जांच अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा के 4 जिलों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के सभी भूमि सौदों की जांच के आदेश दिए थे और इसी के बाद खेमका को महानिरीक्षक पंजीकरण के पद से हटा दिया गया। उनका कहना था कि उन्हें ईमानदार होने और घोटाले का पर्दाफाश करने की वजह से दंडित किया जाना सरासर गलत है। हरियाणा के मुख्य सचिव पीके चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि खेमका के तबादले में कोई द्वेष या दुर्भावना नहीं है। चौधरी ने ये भी कहा कि सरकार ने तबादले का फैसला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए किया है। वहीं इस पूरे मामले पर उन्होंने ये भी कहा कि जो कदम खेमका ने उठाए वो जांच से अलग नजर आए, इसलिए राज्य सरकार ने खेमका की कार्रवाई पर जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सफाई में ये भी कहा कि खेमका के तबादले के आदेश 11 अक्टूबर को ही दे दिए गए थे, लेकिन खेमका ने भूमि सौदों के जांच के आदेश 15 अक्टूबर को दिए थे, लिहाजा ये भूमि सौदों की जांच तबादले की वजह नहीं हो सकती। बहरहाल हरियाणा सरकार की अपनी सफाई पेश करना कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी की ओर तो इशारा करता है, लेकिन ये गड़बड़ कब सामने आएगी ये वक्त पर निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और अब आपको बता दें कि इस मसले में आखिर पहले हुआ क्या था। दरअसल वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुई डील जो है वो रद्द हो गई है। हरियाणा चकबंदी विभाग ने कार्रवाई करते हुए डील को कैंसिल कर दिया, लेकिन इस बीच रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच जमीन के लेन देन की जांच बिठाने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर अशोक खेमका का तबादला कर दिया गया और अब हरियाणा सरकार उन पर कार्रवाई की तैयारी में भी है। ऐसे में सरकार के इस फैसले पर सवाल उठना लाजमी है। रॉबर्ट वाड्रा इन दिनों खूब चर्चा में हैं। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर कुछ दिनों पहले उन पर डीएलएफ के साथ कथित व्यावसायिक हितों का आरोप लगा था। हालांकि सरकार ने इसमें जांच लायक कुछ भी नहीं पाया, लेकिन जब एक आईएएस ऑफिसर ने इसकी जांच का जिम्मा संभाला तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि 21 साल के अपने करियर में आईएएस अशोक खेमका को तबादलों का अच्छा खासा अनुभव है। बावजूद इसके इस आदेश से इस बार ये भी थोड़े हैरान हैं। सवाल ये है कि क्या सोनिया गांधी के दामाद को बचाने के लिए इस अफसर के ट्रांसफर के आदेश दिए गए? ये रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ 2 इंडिविजुअल्स हैं और सरकार के आगे चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे एक आम नागरिक हो, सब बराबर है।
कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब किसकी वजह से सरकार ने किया वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे पास शक्तियां थी, जो मेरी कर्तव्य था, जो मेरा कर्तव्य था, उस कर्तव्य को निभाने में मैंने भरसक प्रयत्न किया, कोई चूक नहीं की, चाहे वो कोई भी हो। अगर कर्तव्य निभाने में माननीय मुख्यमंत्री भी आते हैं तो शायद एक एसएचओ का भी कर्तव्य है, तो वो अपनी कार्रवाई करे। ये कानून उसको शक्ति प्रदत्त करता है। खेमका को शक था कि इन सौदों में कम कीमत दिखाकर स्टैंप ड्यूटी की चोरी की गई। खेमका ने ही वाड्रा के मानेसर के प्लॉट का म्यूटेशन रद्द किया था। मानेसर का ये प्लॉट वाड्रा की कंपनी ने 7.5 करोड़ में खरीदकर डीएलएफ को 58 करोड़ में बेचा था। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि 28 मार्च 2008 को हरियाणा सरकार ने वाड्रा को इस प्लॉट पर हाउसिंग कॉलोनी बनाने की इजाजत दी थी और सिर्फ 65 दिन बाद ही वाड्रा ने इसे बेचने का करार डीएलएफ के साथ कर लिया। खेमका अब तक हरियाणा के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन थे। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के संबंधों पर पहली बार सवाल खड़े करने वाले अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। अशोक खेमका हरियाणा के एक बहुत ही ईमानदार आईएएस अफसर हैं। उनका पिछले 20 साल में 40 बार ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा जी की सारी जमीनों के इंक्वायरी के ऑर्डर दिए थे। वो हरियाणा के इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन है लैंड रिकॉर्ड्स के। उन्होंने सारी रॉबर्ट वाड्रा जी की जमीनों के ऑर्डर दिए थे कि इनकी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि इस पे काफी भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। और उनके इंक्वायरी कर देते के ऑर्डर देते ही उनको ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी नजर में एक डील आई जो डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा जी के बीच में हुई थी, जो गैर कानूनी थी। अरविंद केजरीवाल के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का सवाल है। लेकिन इतना तो तय है कि रॉबर्ट वाड्रा की दामन की तरफ उछले एक के बाद एक इन आरोपों और उस पर केंद्र की मनमोहन सरकार से लेकर हरियाणा की हुड्डा सरकार की लीपापोती से इनके इरादों पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सलमान खुर्शीद की केजरीवाल को धमकी, फर्रुखाबाद जाएं लेकिन लौट कर भी आएं। धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं ये सलमान खुर्शीद कलम की जगह अब लहू से काम करेंगे। सलमान खुर्शीद ने केजरीवाल को धमकी दी है। दरअसल केजरीवाल ने कहा था कि 1 नवंबर से वो फर्रुखाबाद जाएंगे, जो कि सलमान खुर्शीद का निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से वो हर बार जीतते आए हैं। अब उसी जगह से जंग शुरू होगी, यह ऐलान केजरीवाल ने किया था पिछली बार। और अब जब सलमान खुर्शीद को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने धमकी भरे लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जाकर तो दिखाएं फर्रुखाबाद, वो वहां पहुंच सकते हैं लेकिन शायद वहां से आ ना पाए। ये वो छुपी हुई बात है जो इन बिटवीन लाइन कही जा रही है कि आप वहां से आके दिखाइए। जाहिर तौर से खुलेआम एक केंद्रीय कानून मंत्री, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का केंद्रीय कानून मंत्री यहां के एक आम नागरिक को ये कह रहा है कि आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र जा सकते हैं, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आप वहां से सही सलामत आके दिखाइए। सलमान खुर्शीद जो कि कानून मंत्री हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं, कोई मशवरा, कोई सलाह करने की, कोई सेकंड ऑप्शन, थॉट, ओपिनियन की जरूरत नहीं है कि क्या कुछ कानून के दायरे में है और क्या कुछ कानून के दायरे से बाहर है। शायद बतौर कानून मंत्री होने के बावजूद भी वो ये भूल गए हैं कि ये जो जुबान है ये धमकी भरे लहजे की जुबान है और इसका बहुत कुछ मतलब जो है वो गैर कानूनी तरीके से है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धुलिया जी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन जी, क्या हो गया सलमान खुर्शीद को? ऐसा क्या हो गया? कानून मंत्री होने के बावजूद भी गैर कानूनी लिहाज से बयानबाजी किए जा रहे हैं और अब तो खुलेआम धमकी दे दी केजरीवाल को। नहीं, सलमान खुर्शीद जिस तरह से बुरी तरह से फंस गए हैं अपने
जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने प्रेस के सामने रखे या उन्होंने आगे किए उस लगातार फर्जी साबित हो रहे हैं। और जितने भी चैनल्स के लोगों ने वहाँ जितनी जानकारी जुटाई है उसमें एक के बाद एक सलमान खुर्शीद के सारे झूठों के एक पोल खुलती जा रही है। कहीं ऐसे गांव है जहां उन्होंने कैंप लगाया, कहीं गांव का अस्तित्व नहीं है, तो कहीं लोगों का जिनका सूचियों में नाम है वो लोग या तो वो पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है या वो उस नाम के लोग ही नहीं है। तो इस तरह का जो गड़बड़ झाला उस पूरे उनके ट्रस्ट ने किया है, जाकिर हुसैन जो ट्रस्ट ने किया है, वो जो है सलमान खुर्शीद मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर वो किसी तरह से बच पाएंगे। बिल्कुल, और जिस तरह की लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे रविवार के दिन, संडे को इस बार, तो उन्होंने अरुण पुरी को, जो कि आज तक के ग्रुप एडिटर हैं, उनको निशाना बना लिया। जिस चैनल ने खुलासा किया उसे कह दिया। अब अरविंद केजरीवाल को बना लिया, क्योंकि केजरीवाल जो है वो फर्रुखाबाद जाने की बात कर रहे थे, उनके निर्वाचन क्षेत्र में जाने की बात कर रहे थे। क्या मतलब है? लोकतांत्रिक देश है, लोगों को अपनी आवाज बुलंद करने का पूरा हक है, और आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्होंने आवाज उठाई। आप ऐसे कैसे बौखला गए कि आप अब जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाएगा आप बिल्कुल उसके खात्मे पर उतर आएंगे क्या? सलमान खुर्शीद की बौखलाहट तो देखी जा सकती है, लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का राष्ट्रपति, एक लोकतांत्रिक देश है ये, वो इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या एक मंत्री ये धमकी दे सकता है कि मैं अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई जाए तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा? और इतनी बड़ी बात अगर एक मंत्री कहता है, और वो कानून मंत्री इस देश का, जिसके हाथ में पूरे कानून को बचाए रखने की, बनाए रखने की जिम्मेदारी है, और प्रधानमंत्री और अब तक जो है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और यहाँ तक कि राष्ट्रपति को क्या कोई दखल नहीं देनी चाहिए? क्या कांग्रेस के तमाम नेता जो सलमान खुर्शीद के पीछे लामबंद हो रहे हैं लगातार, क्या उनमें इतना नैतिक साहस नहीं है? क्या ये डेमोक्रेसी क्या इस तरह से चलेगी? ये सबसे बहुत ही शर्म की बात है ये। और मुझे हैरानी हो रही है इस बात की कि सलमान खुर्शीद जैसे एक पढ़े लिखे व्यक्ति, कहते हैं कि हार्वर्ड में वो पढ़ के आए थे, और जिस वक्त उनके खिलाफ यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे थे उस समय वो कोई लेक्चर दे रहे थे हार्वर्ड में और उनकी बड़ी बदनामी हुई वहाँ पे। तो सलमान खुर्शीद जैसा व्यक्ति जिस स्तर पर उतर आए हैं वो बहुत ही इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही नुकसानदेह है। और जिस तरह मुझे लग रहा है कि पूरे देश में जिस तरह हरियाणा की घटनाएं हो रही हैं, सलमान खुर्शीद के बयान आ रहे हैं, आज अगर गडकरी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा खुलासा कर देते हैं तो एक अराजकता की सी स्थिति हो रही है, जहाँ की जनता का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास उठता जा रहा है। और अगर कोई कहता है बिल्कुल ऐसी ही कुछ स्थिति हो रही है अराजकता की। विपिन जी, इसी बीच में डॉक्टर खेमका की भी अगर बात कर ले, जो आईएएस अधिकारी जो रॉबर्ट वाड्रा पूरे मैटर में इन्वॉल्व है, उनको भी जान से मारने की धमकी मिली थी। उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल के लिए साफ तौर से कानून मंत्री ने कह ही दिया है। इस बीच तमाम ऐसे अंजलि दमानिया है, उन्होंने जब खुलासा किया था उन्हें भी डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी। क्या इस देश में अब किसी को अपनी आवाज बुलंद करने का हक नहीं है? अब क्या कोई नहीं बोले? सिर्फ कांग्रेस की चलेगी? सिर्फ उन तमाम नेताओं की चलेगी जो ऐसे मामलों में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, लिप्त हैं, किसी की नहीं सुनना चाहते हैं? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एक पूरा अराजकता का माहौल है, भ्रष्टाचार के में लिप्त तमाम लोग इस देश को चला रहे हैं। और जिस तरह से बेनी प्रसाद वर्मा का भी बयान आता है कि 70 लाख रुपए केंद्रीय मंत्री के लिए होते क्या हैं, इतनी कम रकम क्यों खाएगा, इससे बड़ा जो है सबसे बड़ी ये क्या कि इसको सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह मंत्रियों के बारे में अगर ये ओपिनियन एक मंत्री की हो, और यही नहीं कि जितने भी मंत्री, जितने दिग्विजय सिंह का बयान आया हो या किसी और बड़े नेता का, कांग्रेस के नेता का बयान आया हो, और हर नेता जिस तरह के बयानबाजी कर रहा है और जिस तरह से भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ा है, ये देश की जनता के साथ मुझे लग रहा है कि अब एक लामबंद होती जा रही है और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। और उसमें ये लोगों को लगने लगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चुनाव जीत के आते हैं वो भ्रष्टाचार के भूते जीत के आते हैं, और भ्रष्टाचार के भूते जब चुनाव जीतते हैं तो वहाँ कुर्सियों में बैठकर, संसद में बैठकर, मंत्री पदों पर बैठकर ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। और एक बात आपको बता दूं कि दिल्ली के कॉर्पोरेट इलेक्शंस में अगर कोई कैंडिडेट 2 करोड़ रुपए खर्च करता है, बड़ी काटी के 5 करोड़ रुपए खर्च करता है, तो जाहिर है कि वो जनता की सेवा के लिए खर्च नहीं कर रहा है। वो जानता है कि कॉर्पोरेट बनने के बाद वो कितनी कमाई कर सकता है इसके बाद। तो ये सीधा सीधा व्यापार बन चुका है राजनीति, और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप एक के बाद एक देख रहे हैं कि किस तरह सरकारी पैसे को एक ट्रस्ट के जरिए लिया गया, उसके साथ गड़बड़ घोटाला किया गया, और उसके बाद ये हिमाकत देखिए कानून मंत्री की कि उस देश के एक नागरिक को धमकी देता है हत्या करने की। तो ये जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट को या इस देश के राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। और समझ में नहीं आ रहा कि अब तक खामोश क्यों बैठे हुए हैं, वो एक भी टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं अपने मंत्री के बारे में। एक प्रधानमंत्री, क्या ये प्रधानमंत्री ये कोई सरकारी बाबू है कि 10 से 6 की नौकरी करके घर चले जाएं, रात को अपनी फैमिली के साथ डिनर करें? लेकिन कानून मिनिस्टर के खिलाफ भी अब कोई कानूनी मामला बन सकता है जिस तरीके
तरीके से धमकी दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल अगर चाहे तो वो भी कोई केस ठोक सकते हैं उनके खिलाफ। ऐसा कोई नियम है क्या कि कानून मंत्री को भी किसी केस में फंसाया जाए? बिल्कुल मामला बनता है। अगर ये रिकॉर्ड होगा, इसके साथ साक्ष्य होंगे पूरे के पूरे, तो ये बहुत बड़ा मामला बन सकता है। और सलमान खुर्शीद जो है, अगर उन्होंने पब्लिकली इस तरह की बात कही और ये जो है ऑन रिकॉर्ड है अगर, और किसी ने अगर रिकॉर्ड भी किया है, तो सलमान खुर्शीद फंस सकते हैं। लेकिन सलमान खुर्शीद अपने बचाव में ये जरूर कहेंगे कि ये उन्होंने एक मैसेज दूसरे ढंग से मेरे उसको गलत ढंग से ले लिया, मेरे शब्दों की तरह ले लिया गया। बहुत सही पकड़ा विपिन जी आपने कि जाहिर तौर से किसी भी नेता से जब इस तरीके की चीजें पूछी जाती है तो वो कहते हैं मैंने तो ये कहा नहीं था, चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, बातों को गलत ढंग से ले लिया गया। विपिन जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि किस तरीके से सरकार का जो चेहरा है वो बहुत जल्द बदलने वाला है। यह ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जिनकी पार्टी की वर्तमान में सरकार भी है, वो राष्ट्रपति से मिलने पहुंच रही हैं और प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा होगी। चेहरा बदलने की कवायद है, कोशिश है, लेकिन क्या महज चेहरा बदलने से किसी का पूरा व्यक्तित्व, उसकी छवि, उसका प्रोफाइल बदल जाएगा? विपिन दुलिया जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन जी, मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात हो रही है। राहुल गांधी जो है वो पीएम से मिलने जाते हैं, सोनिया गांधी प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंच जाती हैं। ऐसा इशारा मिल रहा है, इंडिकेशन कुछ ऐसा है कि शायद मंत्रिमंडल में इस बार फेरबदल होगा। लेकिन क्या ये फेरबदल किसी काम आएगा? क्योंकि बहुत किरकिरी हो गई, अब तो कुछ बचा नहीं है चेहरा छुपाने को, तो चेहरे बदलने से भी असलियत तो छुपेगी नहीं। देखिए, फिर बदल तो बहुत ही लंबे समय से ड्यू है। करीब 12 कैबिनेट मंत्रियों की जगह खाली है। उसमें जो है जो तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, उधर जो है डीएमके के जो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, और जो महाराष्ट्र के एक जो मंत्री थे उनका निधन हुआ था जी। तो कुल मिलाकर जो है 12 मंत्रियों की जो है, ये 13 मंत्रियों की जो है जगह खाली है, तो उन जगहों को भरना था। लेकिन इस बीच जो है जो बात चल रही है उसमें यह है कि कुछ मंत्रियों को प्रधानमंत्री ड्रॉप कर सकते हैं। इनमें जो नाम आ रहे हैं उनमें है जयराम रमेश का नाम आ रहा है, इसमें जो है बेनी प्रसाद वर्मा की बात चल रही है, और इसके अलावा जो है सलमान खुर्शीद के बारे में अभी ठोस बात नहीं है कि उनको ड्रॉप किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर घटनाक्रम इसी तरह से मोड़ लेते रहे तो अगर उनको ड्रॉप भी नहीं किया जाएगा तो कानून मंत्रालय से उनको हो सकता है कि बेदखल किया जाए। इसके अलावा कई मंत्री हैं जिनको लेने की बात है, उसमें मनीष तिवारी है, चिरंजीवी है, जिनके नाम अक्सर जो है अखबारों में या चैनल्स में जो है आते रहे हैं। तो उसमें जो है ये फेरबदल जो है 19 तारीख को, जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं, जो सरकार के नजदीकी सूत्र, उनका कहना है कि 19 तारीख को ये फेरबदल हो जाएगा, मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। जी, लेकिन फेरबदल की बात तो आपने कही, लेकिन तमाम जो ज्यादातर मिनिस्टर हैं इस वक्त सरकार में, कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स हैं, उनके पास एक से ज्यादा मंत्रालय है। जयराम रमेश हो, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो वायला रवि हो, इन तमाम लोगों के पास एक से ज्यादा मंत्रालय हैं। ऐसे में ड्रॉप करना हमें लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए। यहाँ पर उसे तो जरूरत है कि अब बाहर से वो और हायर करें। मैंने आपसे कही वो 3-4 मंत्रियों के बारे में ये बात है। इनमें जो मैंने नाम लिए कि बेनी प्रसाद वर्मा एक हो सकते हैं, सुबोध कांत सहाय हैं, और जयराम रमेश हैं। तो ये जो है इनको ड्रॉप करने की बात है, तो 3-4 मंत्री ड्रॉप किए जाएंगे, 10-12 मंत्री जो है नए शामिल किए जाएंगे। और इसमें जो है कई कंसिडरेशन है, जैसे बंगाल से जो है तृणमूल कांग्रेस के 6 मंत्री थे, तो उनकी जगह जो है कम से कम 3 मंत्री कम से कम जरूर लिए जाएंगे। इसमें पीआरडी की जो पत्नी है दीपा दास मुंशी, उनको लेने की बात है, और इसी तरह से कुछ और मंत्रियों को शामिल करने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्या सरकार ये देखेगी कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए मंत्रियों को ड्रॉप करेगी, क्या इस तरह की मंशा सरकार दिखाएगी? और आज भी राहुल गांधी ने जो है 1.5 घंटे जो बातचीत की प्रधानमंत्री से, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बातचीत की थी, सोनिया गांधी उनसे मिली थी। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसमें एक्सपेंशन पर बात हुई हो। जो पूरे घटनाक्रम जो लोग इस देश के अंदर चल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पूरी मुहिम चल रही है, उससे भी जो है राष्ट्रपति को अवगत
कराया गया होगा कि किस तरह से विपक्ष और किस तरह से जो है जो भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम एक केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही है वो सरकार के कामकाज को किस तरह मुश्किल पैदा कर रहे हैं सरकार के लिए। तो ये जो है कैबिनेट एक्सपेंशन जो है 19 तारीख को मुझे बिल्कुल 19 तक एक्सपेंशन हो सकता है कैबिनेट का, और पूरी कोशिश होगी कि कुछ लोगों को ड्रॉप किया जाए, कुछ को पिक, यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस के कैबिनेट फेरबदल में पिक एंड ड्रॉप सिस्टम जो है वो बहुत जल्द होगा। देखना होगा कि किस किस को शामिल किया जाता है और किस किस को कैबिनेट से हटाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन धुलिया जी आपका इस बातचीत के लिए। इसी के साथ सियासत में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। हिमाचल के संग्राम में 68 सीटों पर लगा है दांव। क्या हाथ को मिलेगा जनता